हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू ईवेर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल्स ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। तो इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1836 में, ऑर्किड की जो रूट सेल्स में। ठीक है, ऑर्किड एक प्लांट है, उसकी रूट सेल्स में इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1831 में। ठीक है, और न्यूक्लियस की स्टडी क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, कैरियोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं इसको कैरियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियोलॉजिस्ट कहेंगे। और न्यू न्यूक्लियस ऑफ ऑरिजिन, देखिए न्यू न्यूक्लियस का ऑरिजिन कहाँ पर होता है? सेल्स में होता है। न्यू न्यूक्लियस का ऑरिजिन कहाँ पर होता है? सेल्स में होता है। और ये किसने बताया था? स्वेडबर्ग ने बताया था। ठीक है, न्यूक्लियस के कई सारे नाम हैं। इसको कैरियन के नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल्स, हार्ट ऑफ सेल्स, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल्स, डायरेक्टर ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ब्रेन ऑफ द सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, उसका जो मेन सेंटर कौन होता है? ब्रेन होता है। वैसे ही न्यूक्लियस। ठीक है, और हार्ट ऑफ द सेल्स, जो हमारे जो हार्ट होता है उसका जो रोल होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का इसमें रोल होता है सेल्स में। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल्स, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल्स किसने कहा था? आर हार्डविंग ने कहा था इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एल्गी पर। उस एल्गी का नाम है एस्टिबुलेरिया एल्गी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इनको क्या मिला कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है? ये सेल्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग सेंटर है ये सेल्स का। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेल्स भी इसको कहेंगे। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑर्गेनल। न्यूक्लियस जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑर्गेनल्स है। ठीक है, इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन जो होती है, द न्यूक्लियस इज रिमेन्स पोजीशन इन सेंट्रिक एनिमल सेल्स। सेंट्रिक मतलब एनिमल सेल्स में ये बीच में पाए जाते हैं। ए सेंट्रिक टाइप्स ऑफ पेरिफेरल प्लांट एंड बेसल कॉलमिनर सेल्स। बेसल कॉलमिनर ए सेंट्रिक सेंट्रिक जो होता है, जैसे कि न्यूक्लियस जो है ये बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? बीच में। किसके? सेल्स के बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। देखिए, एनिमल सेल्स में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेल्स के बीच में। लेकिन प्लांट में ये प्रेजेंट होगा किनारे की साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है पेरिफेरल प्लांट सेल्स में। क्योंकि यहाँ लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो इस वजह से न्यूक्लियस जो होता है उस साइड में प्रेजेंट होता है। बेसल कॉलमिनर सेल्स में ये बेस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अक्रेंस देख लेते हैं। अक्रेंस यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, जैसे कि मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट रहते हैं। और प्लांट में ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं उसमें भी ये एब्सेंट रहते हैं। मैंने सीव ट्यूब्स का नाम नहीं लिखा है, सीव ट्यूब्स में ये एब्सेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप नहीं होता, उस फॉर्म को क्या कहेंगे? न्यूक्लियट फॉर्म कहेंगे। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लियट किसको कहेंगे? यूनिन्यूक्लियट जो होते हैं, जो एक न्यूक्लियट, जैसे कि किसी सेल्स में अगर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिन्यूक्लियट कहेंगे। ठीक है, अब बाई न्यूक्लियट जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? बाई न्यूक्लियट। जैसे कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियट प्रेजेंट होता है, एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर जिसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिनेटियल सेल्स, एक होता है सिनोटिक सेल्स। सिनेटियल सेल्स, एक सिनोसिटिक सेल्स। ठीक है, तो सिनेटियल सेल्स जो होता है और सिनोसिटिक सेल्स होता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सिनोसिटिक सेल्स जो होते हैं उसमें ये रहा, क्या है? ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। कई एक ही सेल्स में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो जाता है, एक ही सेल्स में बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सिनोसिटिक सेल्स। ठीक है, एक ही सेल्स में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सिनोसिटिक सेल्स होगा। तो देखो, एक ही सेल्स में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए एक ही सेल्स में, इसको क्या कहेंगे? सिनोसिटिक सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर
सिनेटियल सेल्स किसे कहेंगे, ये ग्रुप ऑफ द सेल, मतलब ग्रुप के फॉर्म में सेल्स जो होती है पाई जाती हैं, ये क्या करेंगी, फ्यूज कर जाएंगे आपस में, बट इसका न्यूक्लियस फ्यूज़न नहीं होगा, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होगा, सिर्फ सेल्स का फ्यूज़न होगा। तो एक ही सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, जैसे कि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे लेकिन उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सिनोसिटिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो द शेप ऑफ इज़ राउंडेड एंड स्पेरिकल शेप, मतलब न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो कई सारी शेप का होता है, जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस अगर बड़ा होगा तो सेल्स अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ा होगा, अगर सेल्स छोटा होगा तो न्यूक्लियस का साइज़ भी छोटा होगा। तो इस पे डिपेंड करता, देखिए जैसे न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि इसकी शेप क्या है, न्यूक्लियस की शेप क्या है, सेल की शेप की, मतलब कि सेल की शेप क्या है, ठीक है। सेल का जैसा शेप होगा वैसे न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ट्राइलोब शेप की जो न्यूक्लियस होता है वो किस में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल सेल्स में पाया जाता है। किडनी शेप की न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस, उसको मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। पैरामीशियम में जो किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। ब्रांच शेप का जो न्यूक्लियस होता है वो किस में पाया जाता है, ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट की ग्लैंड में पाए जाते हैं। हॉर्स शूज शेप का जो न्यूक्लियस होता है वार्टिकल्स, ठीक है, वार्टिकला जो इंसेक्ट होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोन्स, उसमें जो हॉर्स शूज शेप जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्रोटोजोन्स है वो, ठीक है, उसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, हॉर्स शूज शेप, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज 5 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन होती है। अगर एक्टिव सेल्स होगी, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होगा तो न्यूक्लियस का साइज लार्जर होगा। अगर मेटाबॉलिक इनएक्टिव सेल्स होगा तो उसमें उसका साइज स्मॉल होगा। ये डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर न्यूक्लियस की साइज कैसी होगी। आर हार्डविंग ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, एस्टिबुलेरिया, मैंने बता चुका है। उस पर इन्होंने एक एल्गी है उसका नाम है एस्टिबुलेरिया, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ही बताया था कि ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में रिलेशन होता है उसको ये फार्मूला के थ्रू हमें बताया था, ठीक है। आर हार्डविंग हैज़ ए गिवन द फ्लोइंग फार्मूला फॉर दिस डिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए पार्टिकल सेल्स। एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। वीएन मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन दो मतलब कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या रिलेशन है, इसका इन्होंने रेशियो बताया था, निकाला था, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस के कुछ हेडिंग्स हैं स्ट्रक्चर में। एक पहला हेडिंग है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर्स। तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियो एनवलप जो है उसको कैरियोथिका भी कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियो एनवलप है ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। न्यूक्लियो एनवलप कैरियोथिका, इसको कैरियोथिका भी कहते हैं। विच आर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। किससे अटैच रहती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेंगी, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, ठीक है। इट शो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में इंट्रैक्शन शो करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एक्टोकैरियोथिका, आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोथिका भी कहते हैं क्योंकि एक्टो मतलब क्या होता है, बाहर की साइड, ठीक है। कैरियोथिका न्यूक्लियर एनवलप को कैरियोथिका कहते हैं, तो मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन हो उसको एक्टोकैरियोथिका कहेंगे, और जो अंदर की साइड होगा उसको एंडो कहेंगे। तो ये किससे अटैच रहेगी, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनर मेम्ब्रेन एंड एक्टोकैरियोथिका, ये एंडोकैरियोथिका होगी,
एंडोकैरियोट का, ठीक है। ये किससे अटैच रहेगी, ये न्यूक्लियर एनवेलप से, सॉरी न्यूक्लियर लैमेला से अटैच रहेगी, जिससे न्यूक्लियर किससे अटैच रहेगी, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लैमेला से अटैच रहेगी, जिसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फाइबर लैमेला भी कहते हैं, ठीक है। इसके देखिए डिस्टेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होती है 55 to 100 एंगस्ट्रॉन होती है। टू मेम्ब्रेन सेपरेट बाय पेरिन्यूक्लियर, इन दोनों के बीच में जो सेपरेट होता है, सेपरेट जो बचता है, जो सेपरेट होता है उसको क्या कहते हैं, सेपरेट बाय पेरिन्यूक्लियस होता है। और वो कितना होता है, 700 एंगस्ट्रॉन का लेंथ होता है। इसका जो डायग्राम है देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन, जिसको एक्टोकैरियोथिका भी कहेंगे। ये किससे अटैच है, ईआर से इस पे राइबोसोम से अटैच है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये राइबोसोम से इस पे अटैच है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये किस पे अटैच है, ईआर किससे अटैच है, फाइबर लैमेला से। यहाँ पे फाइबर लैमेला है, अभी इसका दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 55 to 100 एंगस्ट्रॉन की होती है। कितनी, 55 to 100 एंगस्ट्रॉन की होगी। इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे, पेरिन्यूक्लियस स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिन्यूक्लियस स्पेस। तो इस पूरे की मतलब इसकी विड्थ की बात की गई है तो 55 to 100 एंगस्ट्रॉन है। इस पूरे की इसकी लेंथ की बात करें तो ये कितने एंगस्ट्रॉन की होगी, 100 to 700 एंगस्ट्रॉन की होगी। इनर मेम्ब्रेन का 300 एंगस्ट्रॉन की होती है, ठीक है। आगे दिखाती हूँ। अब न्यूक्लियर पोर जो होता है कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर ये रहा, ये सेपरेट रहती है, मतलब कि पूरा बीच में इसके न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देखिए ऑक्टागोनल शेप का होता है, 200 400 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है। दिस मेम्ब्रेन आर नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कि मेम्ब्रेन जो होती है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन नॉट कंटिन्यूअस, मतलब बराबर नहीं होती, ब्रेक कुछ पॉइंट पे ब्रेक होती है, ब्रेक एट सम पॉइंट एंड मेक पोर्स न्यूक्लियर पोर्स। सम पॉइंट पर ब्रेक होती है जिसको पोर्स कहते हैं, और उसको न्यूक्लियर पोर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में पाई जा रही है ना, तो न्यूक्लियर पोर कहेंगे। उससे वो पोर क्यों वहाँ प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज मटेरियल, मतलब मटेरियल को एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए राइबोसोम का सिंथेसिस हो गया, राइबोसोम्स बन गया, उसके बाद क्या करेंगे, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। आरएनए भी वहीं से, मतलब कि न्यूक्लियोलस से ही में ही बनता है, तो वहाँ से वो निकलकर साइटोप्लाज्म में आते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि वहाँ पर जितने भी मटेरियल्स होंगे उसका एक्सचेंज होगा, ठीक है। और उन दोनों के बीच जो स्पेस पाया जाता है, जिसको पोर्स कहते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, उसको एनुलस प्रोटीन कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप वैसे करके देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम्स हैं, ये पोर्स है, पोर कॉम्प्लेक्स है, और इस पे ये ऑक्टागोनल शेप का, इसके बीच की जो डिस्टेंस है 200 to 400 की है, ठीक है। और ये प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन, एनुलस प्रोटीन। ये फाइबर लैमेला जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है 300 एंगस्ट्रॉन का होता है, ये जितना है 300 एंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोब एब्जॉर्ब बाय कॉलिन एंड टॉमलिन ने 1955 में इसको एब्जॉर्ब किया था। मतलब कि कॉलिन एंड टॉमलिन ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट है। और कब बताया था, 1950 में बताया था। कब बताया था, 1950 में। और उन्होंने देखा कि इसमें था एम्फीबियन के जो उस साइड सेल्स होते उसमें इन्होंने देखा था, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोलैम्फी, ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में देखिए इट इज नेट ऑफ क्रोमेटिन एंड फ्लूइड, इट मिक्सचर ऑफ प्रोटीन कंटेन फाइबर एंड सम अमाउंट ऑफ फास्फोरस, सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड
पायरुवेट कैनेटेज एंड राइबोन्यूक्लियस एंड फिल्ड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सब प्रेजेंट रहता है। क्या क्या? क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फ्लूड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन की मिक्सचर प्रेजेंट रहती हैं, और कुछ इसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, कहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है? न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा, ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम प्रोटीन सब इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। डिस्कवरी किसने की थी न्यूक्लियोलस की? फॉन्टा ने की थी। कब की थी? डिस्कवरी किसने की थी? फॉन्टा ने की थी। और न्यूक्लियोलस को कब देखा जा सकता है? इंटरफेज में इसको आराम से देखा जा सकता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड क्रोमेटिन। इन द न्यूक्लियर शेप ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड आर फाउंड विच इज टर्म क्रोमोनिमेटा। अगर एक क्रोमेटिन, अगर जैसे एक थ्रेड को आप देखें तो इसको, जैसे कि ये क्रोमेटिन है, अगर आप एक थ्रेड को इसको देखें तो इसको क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। अगर ये सारी थ्रेड को आप देख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, दिस नेट कॉल्ड क्रोमेटिन नेट, देयर ऑरिजिन ऑफ क्रोमोसोम एट द सेल डिवीजन स्टेज। ये क्या करते हैं? कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। आइए, किस फेज में क्रोमोसोम को किस फेज में देखा जा सकता है? तो क्रोमोसोम को मेटाफेज में देखा जा सकता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसकी प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? इसमें प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन और एसिडिक प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? आरएनए एंड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। लिपिड कौन सा? फास्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, सोडियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है। एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है, प्राइवेटेड काइनेटेज होता है, राइबोन्यूक्लियस होता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इसमें पाया जाता है। अब इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस हैज ए सो फ्लोइंग फंक्शन। इसमें न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन हैं। तो पहला हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस इज ए मेन सेंटर ऑफ द सेल्स का ये मेन सेंटर है न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस कैरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये क्या करता है? आनुवंशिक जो सूचना होता है उसको कैरी करता है। ठीक है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो कंट्रोलिंग protein biosynthesis. Gene are found is chromosome of the nucleus or character the governed by genes transfer of characters from one generation to next generation. देखिए, जो क्रोमोसोम होता है उस पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जीन कहते हैं। ठीक है, ये जीन क्या करते हैं? जो ट्रांसफर जो पेरेंट के अंदर होता है वो मतलब अदर जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होती है उसके अंदर ये ट्रांसफ़र का काम करते हैं। कौन करता है? जीन करता है। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है जो डीएनए से क्या करते हैं? आरएनए बनाते हैं। ठीक है, कौन करता है? न्यूक्लियस इज ए साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए इसमें होता है न्यूक्लियस में, तो ये क्या करते हैं? डीएनए से आरएनए बनाते हैं। कंट्रोल ऑफ द सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।